कहते हैं एक शादीशुदा औरत अगर किसी और से प्यार करती है तो वो चरित्रहीन हो जाती है और फिर ये दुनिया समाज न जाने क्या क्या नाम से बुलाने लगते हैं एक औरत को। कभी चरित्रहीन, कभी बेशर्म, तो कभी बेहया, और भी ना जाने लोग क्या क्या बुलाते हैं उसे। लेकिन एक औरत क्या करे जब वो हर जगह से टूट जाती है, बिखर जाती है, जब अंधेरों में डूब जाती है। उसके होने या ना होने से किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपने दिल की बात सबको समझाने की बहुत कोशिश कितनी भी क्यों ना करे वो, पर उसकी सारी बातें, सारे दर्द सबको अनदेखा कर दिया जाता है। और फिर बस अकेले रोशनी में होते हुए भी वो घुटती रहे तो ना चाहकर भी उसे अंधेरे में ही रहना अच्छा लगता है। लेकिन अगर उसकी अंधेरी जिंदगी में एक छोटी सी रोशनी का उजाला उसके पास आए और उसका हाथ थाम ले तो ना चाहते हुए भी वो उस छोटी सी रोशनी के पीछे उसका हाथ थामे चली जाती है, यही सोचकर कि शायद अब वो अंधेरे से दूर हो गई है। लेकिन सही मायने में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वो रोशनी और भी गहरे अंधेरे में उसे ढकेल देती है। शादी के बाद एक औरत का किसी गैर मर्द से रिश्ता रखना गलत ही नहीं, पाप है। और ये आदमी के लिए भी उतना ही पाप है जितना एक औरत के लिए। पर ये समाज कहता है कि आदमी तो होते ही ऐसे हैं, पर औरत को ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर आदमी ये गलती करता भी है तो एक औरत को चुपचाप होकर उस आदमी को माफ़ करके अपने गृहस्थ जीवन में खुशी से रहना चाहिए। लेकिन अगर औरत से गलती हो जाए तो समाज उसे जीने ही नहीं देता। और बड़े दुख की बात है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। और आजकल के बदलते दौर में तो प्यार कहीं खो सा गया है। बस प्यार के नाम पर धोखे की कहानी शुरू हो जाती है। ऐसी ही कुछ कहानी है मीरा की। उससे जुड़े दिल के रिश्तों में उसने बहुत कुछ देखा है और खुद भी सहा है। लेकिन उसका दर्द, तकलीफ किसी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। हर बार औरत को झुकना पड़ता है, कभी बेटी के रूप में, कभी बहन के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, तो कभी माँ के रूप में। गलती ना होने के बाद भी औरतों को ही उस गलती की सज़ा मिलती है। हर औरत को प्यार और सम्मान के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ये कहानी काल्पनिक है, हाँ थोड़ा सच भी है। ऐसा नहीं है कि हर बार आदमी ही गलत हो, वो भी परिवार का मुखिया होता है और उस पर अपने परिवार की पूरी जिम्मेदारी होती है, जो वो बखूबी निभाता भी है। पर अपनी पत्नी को प्यार और सम्मान वो कुछ ही लोग दे पाते हैं। इस कहानी में अगर आपको एक औरत का दर्द सुनने को मिलेगा तो साथ ही एक ऐसे लड़के का प्यार और फर्ज भी देखने को मिलेगा जो हर चीज़ से परे होगी। तो चलिए कहानी अनचाहे रिश्ते, प्यार का एहसास को शुरू करते हैं। आशा करती हूँ कि सारी कहानी की तरह ये कहानी भी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आप सभी को कहानी में कुछ भी सही ना लगे तो हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। लखनऊ की रहने वाली मीरा एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। मीरा के पापा रामकिशन एक प्राइवेट स्कूल में गार्ड की नौकरी करते थे। रामकिशन और उनकी पत्नी शीला अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थे। शादी के 1 साल बाद उन्हें बेटा हुआ, मनोज। मनोज जब 6 साल का हुआ तो हर रक्षाबंधन के त्यौहार पर वो बस शंकर भगवान से अपने लिए बहन मांगता। मनोज 13 साल का जब हुआ तब भगवान ने मनोज की सुन ली और तब मीरा का जन्म हुआ। मीरा के आने से घर में खुशियों की लहर दौड़ उठी। मनोज को भी बहुत खुशी हुई, अब उसकी कलाई रक्षाबंधन पर सूनी नहीं होगी। मीरा सबकी लाडली थी। मीरा जब 2 साल की हुई तो मीरा की माँ शीला जी का देहांत हो गया और घर में मातम छा गया। रामकिशन जी तो अपनी पत्नी के जाने से पूरे टूट चुके थे, पर मीरा बहुत छोटी थी। उसका मासूम रोता हुआ चेहरा देख रामकिशन जी ने अपना गम भुलाकर अपने दोनों बच्चों की परवरिश में लग गए। मनोज पढ़ा था तो उसने अपने पिताजी के नौकरी पर जाने के बाद बड़े भाई का पूरा फर्ज निभाया। वो मीरा की देखभाल करता था। रामकिशन जी की फैमिली में उनके माता पिता का बहुत पहले ही देहांत हो चुका था। रामकिशन जी अपने परिवार में बड़े थे और उनसे छोटे भाई किशोर और बहन सुमन वो भी अपनी खुशहाल गृहस्थ जीवन में खुशी से जी रहे थे। रामकिशन जी का पूरा परिवार और रिश्तेदार लखनऊ में ही रहते थे, पर मीरा की मां के जाने के बाद मीरा की देखभाल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। मीरा 2 साल की थी और मनोज अब 10वीं क्लास में चला गया था, तो उसे अपनी पढ़ाई भी अच्छे से करनी थी। रामकिशन की फैमिली में कोई भी मीरा की देखभाल नहीं करना चाहता था। इसीलिए मीरा के नाना जी ने रामकिशन जी से अपनी छोटी बेटी की शादी की बात की तो रामकिशन जी ने साफ इनकार कर दिया और मीरा के नाना जी से कहा, पिताजी मैं मीरा की मौसी से कैसे शादी कर सकता हूँ, और वो मुझसे 5 साल छोटी है। मैंने उसे हमेशा अपनी बहन की नज़र से देखा है। बेटा तो क्या हुआ, वैसे भी तुम दोनों में सिर्फ 5 साल का फ़र्क है, जो आम है, और इतनी लंबी उम्र पत्नी के बिना कैसे काटोगे तुम। और फिर मीरा को तो सोचो, वो कितनी छोटी है अभी, उसे अभी माँ की ज़रूरत है। बेटा मान जाओ बेटा। और मीरा की मौसी बिल्कुल माँ के जैसे प्यार देगी, क्योंकि वो मीरा की सगी मौसी है। आखिर तुम शादी तो करोगे ही, तो मीरा की मौसी से क्यों नहीं शादी कर लेते हो बेटा तुम। पिताजी मैं नहीं करूँगा शादी। जब एक औरत अकेले अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। दूसरी शादी करना ज़रूरी है क्या। और मैं मीरा और मनोज को माँ और पापा दोनों का प्यार दूंगा।
बहुत जिद पर भी रामकिशन जी दूसरी शादी के लिए तैयार नहीं हुए और फिर रामकिशन जी ने अपने ही घर में किराने की एक छोटी सी दुकान खोल ली ताकि वो हर पल मीरा के पास रहकर उसका अच्छे से ध्यान रख सके। धीरे धीरे वक्त बीता और मीरा 12 साल की हो चुकी थी। मनोज की भी पढ़ाई पूरी हुई और मनोज एक नॉर्मल सी नौकरी करने लगा। मीरा का ध्यान मनोज और रामकिशन जी ने बहुत अच्छे से रखा। फिर मनोज की भी शादी हो गई और घर में मीरा की भाभी के आने से मनोज और रामकिशन जी को थोड़ा आराम मिला और जैसे जैसे मीरा बड़ी हो रही थी वो हर चीज़ को समझ रही थी। मीरा के पापा और भाई ने मीरा को बहुत प्यार दिया। माँ के ना होने के बावजूद रामकिशन जी ने मीरा को कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी। सब कुछ ठीक ठाक, खुशियाँ खुशियाँ थी। थोड़ा था पर थोड़े में ही सुकून था। पर जैसे जैसे वक्त बीत रहा था मीरा समझदार हो रही थी और वहीं मीरा की भाभी का रवैया मीरा के प्रति धीरे धीरे रूखा हो रहा था और ये बात रामकिशन जी और मनोज अच्छी तरह से समझ रहे थे। रामकिशन जी मीरा का अब और ध्यान रखने लगे और वहीं मनोज अब मीरा पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो अपनी बीवी के ही कहे मुताबिक चल रहा था पर मीरा चुप रहती, वो किसी से कुछ नहीं कहती और थोड़ा थोड़ा वो घर का अब काम भी करने लगी थी। और देखते ही देखते इस उतार चढ़ाव में मीरा ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली। मीरा का रंग सांवला था, वो सांवली ज़रूर थी पर वो बहुत ही सुंदर थी। मीरा का गढ़न बहुत ही अच्छा था। मीरा की पढ़ाई पूरी हुई तो अब उस पर पूरे घर का भार आ गया। काम तो पहले से ही करती थी पर मनोज को जब बेटा हुआ तो मीरा पर ही सारी जिम्मेदारी आ गई और मीरा भी सारा घर का काम शांति से करती थी। वो कभी लड़ाई नहीं करती। मीरा बहुत ही शांत स्वभाव की थी। उसे माँ की याद भी आती तो किसी से कुछ नहीं कहती, बस यही सोचती कि शायद उसके प्यार भरे नेचर से लोग बदल जाएंगे। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और यही बात अब रामकिशन जी को परेशान कर रही थी। इसीलिए उन्होंने मीरा की शादी का फैसला किया और किस्मत कहे या दुर्भाग्य मीरा का कि उसके लिए रिश्ता खुद चलकर आया उसके घर तक। सुबह के 9 बज रहे थे और मनोज चिल्ला रहा था, मीरा मीरा मेरा टिफ़िन कहाँ है, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। रामकिशन जी बाहर बैठे चाय पी रहे थे। मनोज की आवाज़ सुनकर वो अंदर आते और कहते हैं, क्यों सुबह घर सर पर उठा कर रखा है? पापा मीरा कहाँ है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। और वो है कि गायब है, आज मेरा टिफ़िन भी पैक नहीं किया है उसने। मनोज बेटा मीरा सो रही है क्या पापा? हाँ, उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तेज़ बुखार है उसे। फिर भी सुबह का नाश्ता बना दिया है उसने और तुम्हारा टिफ़िन भी पैक कर रसोई में रख दिया है, जाओ ले लो। और तुम अपनी बीवी को नहीं आवाज़ दे सकते हो? वो टिफ़िन तो तुम्हें दे ही सकती है या फिर बच्चे का बहाना बनाकर अरमान फरमाना है उसे। तभी बच्चे को लिए मनोज की पत्नी नीलम बाहर आती है कमरे से और अपने ससुर की बात सुन कहती है, हाँ मैं तो बच्चे का बहाना बनाकर आराम ही करती हूँ दिन भर, और मीरा की तबीयत इतनी ही ख़राब थी तो मुझसे कह देती, मैं बना देती नाश्ता, पर उसे महान जो बनना है और मुझे गलत साबित करना है। बहू तुम आराम ही करो अपने कमरे में, वही ठीक है, क्योंकि जब भी तुम बोलती हो तो हमेशा कड़वा ही बोलती हो। सबकी आवाज़ सुन मीरा बाहर आती और कहती है, क्यों इतना शोर कर रहे हैं आप सब? लो आ गई महारानी, कहकर मुंह बनाते हुए नीलम अपने कमरे में चली गई। तभी मनोज ने गुस्से में कहा, पापा आपको बोलना ज़रूरी था क्या? और क्या दिक्कत है आपको पापा? नीलम से बेचारी रात भर बच्चे के चक्कर में जागती रहती है और ऐसा नहीं है कि वो कुछ करती नहीं है, जब देखो आप उसे सुनाते रहते हो। रामकिशन जी और कुछ बोलते कि मीरा मनोज को टिफ़िन देती है और अपने पापा से कहती है, बस करिए पापा, अब सुबह सुबह आप दोनों आपस में बहस मत कीजिए। रामकिशन जी कहते हैं, तुझे अपनी बीवी की तकलीफ दिखाई देती है मनोज, पर अपनी बहन की तकलीफ नहीं दिखाई देती। एक बार भी नहीं पूछा उससे कि दवा लानी है कि नहीं। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। मीरा जाकर दरवाज़ा खोलती है तो सामने अपनी बुआ को देखकर खुश होते हुए कहती है, पापा बुआ जी आई हैं। बुआ अंदर आती हैं और साथ ही एक औरत वो भी अंदर आती है। मीरा बुआ जी और उस औरत को अंदर बिठाती है और रसोई में चाय बनाने के लिए चली जाती है। रामकिशन जी कहते हैं, अरे सुमन इतनी सुबह घर पर, सब ठीक तो है ना? और ये कौन है साथ में तुम्हारी? भैया आप बैठिए, तो बहुत बड़ी खुशखबरी लाई हूँ आपके लिए। रामकिशन जी बैठ जाते हैं। सुमन कहती है, भैया इनसे मिलिए, ये है कावेरी शर्मा, इनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा सरकारी नौकरी करता है और इसी शहर में है और छोटा अभी पढ़ाई कर रहा है। ये अपने बड़े बेटे के लिए अपनी मीरा का हाथ मांगने आई हैं। रामकिशन जी कहते हैं, पर इन्हें मीरा के बारे में कैसे पता चला? भैया ये मेरी सहेली भी हैं, बस इन्होंने बातों बात में अपनी बेटी की शादी की बात कही तो बस मैंने इन्हें मीरा की फ़ोटो दिखाई तो इन्हें मीरा पसंद आ गई और ये खुद ही यहाँ चलकर आ गई हैं। कुछ ही देर में मीरा चाय नाश्ता लेकर आ गई और मीरा ने जो भी बात उनके बीच हो रही थी सब सुन लिया था। देखिए बहन जी, मेरी बेटी में तो वैसे सभी गुण हैं, लेकिन बस माँ का प्यार नहीं मिला और जो माँ को चीज़ सिखानी चाहिए उससे भी वो अनजान है। और आपका बेटा सरकारी नौकरी करता है तो मांग भी बहुत ज़्यादा होगी और हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है कि हम शादी में आपके मुताबिक खर्च कर पाए। अरे भाई साहब, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, शादी भी सिंपल ही हो,
हमें भी ज़्यादा तामझाम नहीं चाहिए, हमें तो ऐसी बहू चाहिए जो हमारे मकान को घर बना सके। रोहित के पिताजी का एक कार एक्सीडेंट में उनका देहांत हो गया था। हमारे दोनों बेटे ही हमारी ज़िंदगी है और हमें मीरा एक नज़र में पसंद आ गई। हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी हाँ है या ना वो सोच कर हमें बता दीजिएगा। ठीक है बहन जी, हम सोच कर आपको बता देंगे। कुछ देर बातें करने के बाद मीरा की बुआ और कावेरी जी रोहित की फ़ोटो रामकिशन जी को देखकर वहाँ से चली जाती हैं। मनोज कहता है, पापा आप क्या कहते हैं, उनसे रिश्ता जोड़ना सही रहेगा क्या? बेटा अभी शादी नहीं कर रहे हैं हम मीरा की, इनके बारे में पहले छानबीन करके ही कोई बात आगे बढ़ेगी। खैर तुम ऑफिस जाओ, मैं मीरा को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। मनोज फिर ऑफिस चला जाता है और मीरा पापा के साथ हॉस्पिटल चली जाती है। कुछ देर बाद मीरा घर आती है और दवा खाकर वो सो जाती है। इधर रामकिशन जी रोहित की फैमिली के बारे में छानबीन करने लगते हैं। जब से मनोज की शादी हुई मीरा चुप चुप सी भी रहने लगी थी। उसकी ज़्यादा कोई भी दोस्त नहीं थे, जो भी थे बस दूर दूर से ही थे। आस पड़ोस की सहेलियाँ थी मीरा की, लेकिन मीरा की भाभी को मीरा का उनसे बात करना पसंद नहीं था। मीरा अपने पापा का बहुत ख्याल रखती और मीरा के पापा मीरा पर जान छिड़कते थे। अपनी लाडली बेटी को कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया और वहीं मीरा भी अपने पापा को अच्छे से समझती और कभी कोई जिद भी नहीं की। पर मीरा की भाभी उसे कभी भी नहीं समझती, चाहे वो बीमार रहने के बाद भी उसे पूरा घर का काम करना ही पड़ता है। ऐसे ही 1 महीने बीत गए और 1 महीने के बाद शाम के वक्त मीरा अपने पापा के लिए चाय बनाकर लेकर जाती है और साथ ही पापा के साथ बैठकर चाय पीने लगती है। चाय पीने के बाद रामकिशन जी मीरा के सामने रोहित की फ़ोटो आगे करते हुए कहते हैं, बेटा ये उस लड़के की फ़ोटो है, रिश्ता तो तेरे लिए 1 महीने पहले ही आया था और साथ ही ये फ़ोटो भी। पर मैंने सोचा वो लोग खुद चल कर आए, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसीलिए उस समय मैंने तुमसे कोई भी बात नहीं की इस बारे में। पर अब तसल्ली हो गई है कि वो लोग सही लोग हैं, तो अब तुम ये फ़ोटो देखकर बताओ कि लड़का तुम्हें कैसे लगा। मीरा की आंखें नम हुई और उसने पापा से कहा, पापा मुझे कोई शादी नहीं करनी है, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पापा आपको इतनी जल्दी क्यों है मुझे यहाँ से भेजने की? ये सुन रामकिशन जी की आंखें भी नम हो गई और उन्होंने कहा, मीरा बेटा ये तो रीत है, एक दिन बेटी को घर से विदा होना ही है, तुम्हें अपना भी तो घर बसाना है, वो ही तुम्हारा घर है। और बेटा यहाँ तेरी भाभी हर वक्त बस न जाने क्यों तुझसे चिढ़ती रहती है, जबकि तू बहुत शांत स्वभाव की है। अब मेरी भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये सब तेरा जीना दुश्वार कर देंगे। बेटा मेरी आंखों के सामने तेरा घर बस जाए तो मुझे भी मरने में आसानी होगी। मीरा रोते हुए कहती, पापा ऐसे मत कहिए, आपको कुछ भी नहीं होगा। और रही बात भैया भाभी की, तो वो अपने हैं और मैं घर का काम करती हूँ, तो आप दुखी क्यों हैं? मैं तो अपने घर का काम करती हूँ ना। बेटा हाँ तू अपने घर का काम करती है, पर तेरे सर पर प्यार से कोई हाथ भी तो नहीं फेरता जब तुझे तकलीफ होती है। पापा आप हैं ना, जब भी मुझे तकलीफ होती है तो आप प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरते हैं ना, बस मेरी सारी तकलीफ छूमंतर हो जाती है। और पापा आपको सब ठीक लगा और इस रिश्ते के लिए राजी हैं आप, तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। मीरा ने अपने पापा को रोहित की फ़ोटो देते हुए कहा। फिर रामकिशन जी ने अपनी बहन सुमन को फ़ोन लगाकर बता दिया कि उन्हें ये रिश्ता मंजूर है। और कुछ ही दिनों बाद रामकिशन जी को फ़ोन आया कि कल शाम को रोहित अपनी माँ के साथ मीरा को देखने आ रहे हैं। रोहित के पापा भी सरकारी नौकरी करते थे, जब वो इस दुनिया से गए तो बड़े बेटे होने के नाते ये नौकरी रोहित को मिली। मीरा और रोहित की जोड़ी परफेक्ट थी, बस अंतर इतना था कि रोहित जहाँ दिखने में बहुत हैंडसम तो था ही, और उसका रंग गोरा और जिम करके बनाई हुई बॉडी और काली आंखें, उस पर लड़कियां मरती थी। पर रोहित को बस अपनी माँ और अपने काम, ये 2 चीज़ रोहित की ज़िंदगी में मायने रखती थी। और मीरा सावली थी, जो रोहित को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रोहित अपनी माँ से कहता है, माँ इतनी साधारण सी लड़की से ही मेरी शादी क्यों? और भी लड़कियां हैं, कितने रिश्ते आए मेरे लिए, फिर आपको ये मीरा ही क्यों पसंद आई? मुझे कुछ समझ में नहीं आया माँ। देख बेटा, जिन लड़कियों की तुम बात कर रहे हो ना, वो कुछ ज़्यादा ही हाई फाई हैं, और उनमें से कोई भी आ जाती तो ये घर घर नहीं रहता। वो मेरी कोई बात सुनती भी, और फिर तेरे पापा के जाने के बाद तुम दोनों ही मेरा सहारा हो, और मैं तुम दोनों को खुद से दूर कभी नहीं करना चाहती हूँ। और मुझे मीरा पसंद है और तेरी शादी भी उसी से होगी, मैंने फैसला कर लिया है। और मुझे उम्मीद है रोहित कि तुम्हें मेरे फैसले से कोई ऐतराज़ नहीं होगा। ठीक है माँ, जो आपको ठीक लगे। अगले दिन शाम को रामकिशन जी कहते हैं, बहू नीलम मीरा को जल्दी तैयार कर दो, लड़के वाले किसी भी वक्त आते होंगे। नीलम अपनी अलमारी से शिफॉन की साड़ी निकालती है और मीरा के पास जाती है और कहती है, चलो मीरा तुम्हें तैयार कर देती हूँ। थोड़ी ही देर में मीरा तैयार हो जाती है। पीच पिंक कलर की साड़ी में मीरा बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही देर में रोहित अपनी माँ और भाई और मीरा के बुआ के साथ मीरा के घर आ जाता है। मीरा की भाभी मीरा के पास आई और बोली, चलो सब आ गए हैं। फिर नीलम सबके लिए नाश्ता लेकर आई और सबसे नमस्ते कहकर नाश्ता टेबल पर रख दिया।
फिर पीछे से मीरा चाय लेकर आ रही थी। रोहित जो अपने फ़ोन में खोया हुआ था वो मीरा पर ध्यान ही नहीं देता। मीरा चाय टेबल पर रख देती है। रोहित का भाई अजीत रोहित के कान में धीरे से कहता है, भाई भाभी आ गई हैं। कावेरी जी कहती है, अरे मीरा बेटा यहाँ आओ, मेरे पास बैठो। मीरा अपने पापा को देखती है तो रामकिशन जी कहते हैं, बैठ जाओ बेटा। मीरा फिर कावेरी जी के पैर छूती है और उनके पास जाकर बैठ जाती है। रोहित नज़र उठाकर मीरा की तरफ देखता है। मीरा नजरें झुकाए हल्की सी मुस्कान के साथ बैठी हुई थी। रोहित उसे देखते ही उसकी सावली से सुंदरता में खो गया था। फिर सभी आपस में बातें करने लगे। मीरा से कावेरी जी जो भी सवाल करती वो बस हाँ में सिर हिलाती। मीरा को महसूस हुआ कि कोई उसे छुप कर देख रहा है। बहुत हिम्मत करके वो हल्के से अपनी नज़र को उठाती है और रोहित को एक नज़र देखती है और फिर तुरंत अपनी नजरें हटा लेती है। तभी कावेरी जी ने कहा, भाई मुझे तो मीरा पसंद है और मुझे पता है कि रोहित को भी मेरा पसंद होगी। तो रोहित ने हाँ में सिर हिलाया। ठीक है, तो अब लड़का लड़की को आपस में अकेले में बात करने दीजिए। फिर नीलम मीरा को अपने कमरे में ले जाती है। पीछे से रोहित भी आता है। दोनों को कमरे में अकेला छोड़ नीलम बाहर आ जाती है। दोनों ही बैठे थे। रोहित कहता है, आपको मैं पसंद हूँ? तो मीरा हाँ में सिर हिला देती है। तो रोहित कहता है, मुझसे नहीं पूछेंगे कि मुझे आप पसंद है कि नहीं? तो मीरा चुप ही रहती है। मीरा चुपचाप बैठी हुई थी। उसने नजरें उठाकर रोहित की तरफ देखा भी नहीं था और वहीं दूसरी तरफ रोहित जो अपनी नजरें मीरा से हटाना ही नहीं चाह रहा था, वो तो बस मीरा को ही देख रहा था। नीलम कमरे में आती है और चाय और नाश्ता टेबल पर रख कर चली जाती है। मीरा रोहित से कहती है, आप नाश्ता लीजिए, और रोहित को चाय का कप देती है। रोहित का हाथ मीरा के हाथ से टच हो जाता है तो मीरा जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लेती है। रोहित कहता है, मीरा आप चुप क्यों हैं? मुझसे कुछ पूछेंगे नहीं? मीरा कहती है, जी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पूछना है। अच्छा मैं एक बात कहूँ? जी कहिए, पहले मेरी तरफ तो देखिए। मीरा अपनी बड़ी आंखों से रोहित की आंखों में देखती है। मीरा, सच कहूँ तो इस शादी से मेरी ना थी, पर आपको देखने के बाद अब ना नहीं है। मुझे आप बहुत पसंद है। पर एक बात मीरा, आपसे कहता हूँ, मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ ही मेरा सब कुछ है, तो उनका कभी अपमान मत करना। आप हमेशा उनका सम्मान करेंगी और मेरे घर को घर बनाएंगी। बाकी आपको कभी किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है और मेरी तरफ से हाँ है, और मैं आपकी हाँ का इंतज़ार करूँगा। क्या आपको कुछ कहना है? तो मीरा ने ना में सिर हिला दिया। फिर रोहित बाहर आ जाता है और अपनी माँ के सामने हाँ में सिर हिलाता है। तो मीरा की बुआ जी कहती हैं, मुबारक हो भाई साहब, रोहित की हाँ है। तो रामकिशन जी कहते हैं, एक बार मीरा से भी पूछ लूँ। जाओ नीलम, मीरा बिटिया से पूछ कर आओ। नीलम कमरे में जाती है तो मीरा भी हाँ में सिर हिला देती है। तो नीलम बाहर आती है और कहती है, पापा मीरा की भी हाँ है। तो कावेरी जी कहती, भाई साहब रिश्ता पक्का समझे? तो रामकिशन जी मुस्कुराकर कहते हैं, हाँ। फिर कुछ ही देर में रस्म की तैयारी होने लगती है। पंडित जी को मनोज बुलाकर ले आता है। रोहित और मीरा को फिर सामने बैठाया जाता है। रोहित का टीका कर शगुन में 1100 रुपए और नारियल देते हैं, और फिर मीरा को टीका करते हैं और शगुन में साड़ी और 1100 रुपए और सोने की चेन और मिठाई का डब्बा देते हैं। फिर कावेरी जी कहती हैं, अब रिश्ता पक्का हो गया। फिर सब एक दूसरे के साथ फोटो खिंचवाते हैं और खाने के बाद फिर कावेरी जी कहती हैं, अभी तो हम जा रहे हैं, पर जल्दी आएंगे अपनी बहू को ले जाने के लिए। बाहर रोहित मीरा की भाभी से कहता है, क्या मुझे मीरा का नंबर मिल सकता है? तो भाभी मुस्कुराते हुए रोहित को मीरा का नंबर दे देती हैं और फिर सब चले जाते हैं। सभी अंदर आते हैं तो रामकिशन जी कहते हैं, मीरा तुम खुश हो ना बेटा? तो मीरा की आंखें नम हो जाती हैं। रामकिशन जी मीरा के पास आते हैं और उसके सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहते हैं, बेटा परिवार अच्छा है और शादी हम 2 महीने के अंदर कर देंगे, तुम उदास मत हो, और एक अच्छी सी अपने हाथ की चाय पिला दो। फिर सभी ने साथ बैठकर चाय पिया और कुछ देर बाद मीरा अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर लेटे वो बस रो रही थी। उसे बस यही चिंता थी कि उसके जाने के बाद उसके पापा का ख्याल कौन रखेगा, और उधर रामकिशन जी का भी यही हाल था। बेटी के सामने मजबूत बने खड़े थे, पर अब उसके जाने के दिन करीब आ गए तो वो भी रो पड़े, पर फिर दिल को तसल्ली दी और सो गए। इधर मीरा परेशान थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। तभी मीरा का फ़ोन रिंग हुआ। मीरा ने कहा, इतनी रात में किसका फ़ोन है? मीरा ने फ़ोन उठाया। स्क्रीन पर नंबर बिना नाम के शो हो रहा था। मीरा फ़ोन उठाती है, हेलो कौन? तो उधर से आवाज़ आई, मीरा मैं रोहित, मैंने आपका नंबर आपकी भाभी से लिया है। तो मीरा एक पल के लिए खामोश हो गई। रोहित कहता है, अब तो हमारी शादी होने वाली है और अभी भी आप घबरा और शर्मा रही हैं। हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो एक दूसरे को समझ कैसे पाएंगे? धीरे धीरे यूं ही मीरा और रोहित में अब हर समय फ़ोन पर बात होने लगी। रोहित की अभी से अपने लिए इतनी केयर देखकर मीरा बेहद खुश थी। दोनों में बातें लंबी होने लगी। दोनों की ही बातों में सुबह से रात और रात से सुबह कब हो जाती दोनों को ही नहीं पता चलता। ऐसे ही वक्त बीत गया और अब शादी को 10 दिन बचे थे। रोहित मीरा को कॉल करता है। मीरा फ़ोन रिसीव करती है।
रोहित कहता है, मीरा क्या कल हम मिल सकते हैं? देखिए मना मत कीजिएगा, मैं आपका जनवेश्वर मिस पार्क में इंतजार करूंगा। सुबह 11 बजे कहकर रोहित ने फोन काट दिया। मीरा तो परेशान हो गई, वो खुद से ही बोली ऐसे कैसे मिल लूं, क्या कहेंगे सब। पर मीरा जाना तो पड़ेगा ही, वरना उन्हें बुरा लग जाएगा। इसी उलझन में मीरा की बड़ी मुश्किल से नींद आई। सुबह हुई तो पहले उसने अपनी भाभी नीलम से कहा कि रोहित ने उसे पार्क में बुलाया है, तो नीलम ने मना कर दिया, ये कहकर कि अब शादी के कुछ ही दिन बचे हैं, कोई ऊंच नीच हुई तो इल्जाम मेरे ऊपर ही आना है। अब मीरा को समझ नहीं आया क्या करे, पापा से कहे भी तो कैसे। यही सब सोच में डूबी थी मीरा कि तभी रामकिशन जी आए और उन्होंने अपनी बहू नीलम से कहा, बहू अभी रोहित बेटा आ रहे होंगे तो मीरा को उनके साथ भेज देना, और अभी मैं कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ। कहकर रामकिशन जी चले गए। नीलम मीरा के पास आती है और कहती है, जल्दी तैयार हो जाओ, रोहित तुम्हें लेने आ रहे हैं। मीरा कुछ कहती कि नीलम मुंह बनाकर वहाँ से चली जाती है। मीरा का फ़ोन रिंग करता है, फ़ोन रोहित का था। मीरा फ़ोन रिसीव करती है। हेलो जी। जी नहीं मीरा, जल्दी आओ बाहर, मैं खड़ा हूँ, आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। पर कुछ नहीं, बाहर आ जाइए, उसके बाद सारी बातें, और आपके पापा से मैंने इजाज़त ले ली है तो आप घबराइए मत। फिर मीरा फ़ोन रखती है और तैयार होकर बाहर आती है तो सामने बाइक लिए रोहित खड़ा हो। मीरा रोहित के पास जाती है और पीछे बाइक पर बैठ जाती है। रोहित बाइक स्टार्ट करता है और पार्क की तरफ निकल जाता है। कुछ ही देर में रोहित पार्क पहुंचता है मीरा को लेकर। कुछ देर दोनों चुप ही रहते हैं और ऐसे ही एक दूसरे के साथ चलते रहते हैं। आखिर रोहित ने चुप्पी तोड़ी और मीरा से कहा, मीरा मैं आपको तुम बोल रहा हूँ तो नाराज़ मत होना, और चुप क्यों हो तुम, कुछ तो बोलो। पर मीरा की धड़कनें तो बढ़ी ही थी, पर एक डर भी था जिसके कारण मीरा कुछ बोल ही नहीं रही थी। तभी रोहित ने मीरा का हाथ थाम लिया तो मीरा के दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। रोहित बोला, मीरा मैं समझ गया था कि आप अपने घर से बहाना बनाकर निकल नहीं पाओगी, इसीलिए तुम्हारे पापा से बात की और उन्होंने तुम्हें घर से ले जाने की परमिशन दे दी मुझे। मीरा कहती है, जी मीरा शादी होने वाली है हमारी अब, तो तुम ऐसे घबराओ मत। जी। कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे के साथ चलते और बातें करते कब शाम होने को आई, दोनों को ही पता नहीं चला। रोहित कहता है, इतनी जल्दी वक्त बीत गया, पता ही नहीं चला। मीरा कहती है, अब हमें घर चलना चाहिए। तभी रोहित मीरा के पास आता है और उसके गालों पर किस कर लेता है। तो मीरा सवालिया नजरों से रोहित की तरफ देखती है तो रोहित कहता है, ऐसे क्या देख रही हो तुम मुझे, अब तुम मेरी होने वाली वाइफ हो, तुम पर मुझे पूरा हक है। वैसे सच कहूँ तो आज बहुत दर्द में हूँ, तकलीफ भी हो रही है मुझे। तो मीरा ने परेशान होते हुए कहा, क्या हुआ आपको, कहीं चोट लगी है क्या? तो रोहित ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ मेरे दिल पर चोट लगी है। तो मीरा ने शर्म से अपनी पलकों को झुका लिया। तो रोहित कहता है, तुम हो कि बस शर्माती और घबराती ही रहती हो? तो मीरा कहती है, फिर क्या करूँ, आप ही बता दो। तो रोहित ने कहा, इस चोट पर मरहम लगा दो ना। मीरा सवालिया नजरों से रोहित को देखती है फिर से, जैसे पूछ रही हो कैसे लगाऊं। रोहित मीरा की आंखों में देखते हुए बिना देर किए मीरा के होठों पर अपने होठ रख दिए और उसके होठ चूम लिए। रोहित के अचानक से करीब आने से मीरा घबराकर पीछे हट जाती है और गुस्से में रोहित को घूरती है। तो रोहित कहता है, मरहम लग गया, कहकर मीरा का हाथ पकड़कर पार्क से रोहित बाहर आया और बाइक पर बैठ गया। मीरा भी पीछे बैठ गई। रोहित ने मीरा का हाथ पकड़ पीछे से अपनी कमर पर रखा और अपनी आंख बंद कर वो मीरा को किए किस को महसूस करने लगा और मीरा से उसने कहा, आई लव यू मीरा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि पहली ही नज़र में मुझे तुमसे इतना प्यार हो गया है। और इधर मीरा भी रोहित के किस में खोई हुई थी। दोनों के लिए ही एक नया एहसास था। फिर रोहित ने बाइक स्टार्ट की और चल दिया। मीरा को उसके घर छोड़ वो अपने घर चला गया। मीरा मुस्कुराते हुए घर के अंदर आई तो सामने मीरा की भाभी नीलम उसे गुस्से में घूर कर देख रही थी। सुबह से शाम हो गई और अब इतनी देर में तुम घर आई हो? भाभी सॉरी, वो मैं उनसे कह ही नहीं पाई कि मुझे देर हो रही है। देखो मेरा अभी शादी हुई नहीं है और ऐसी हरकतें तुम करोगी तो सब मुझे ही कहेंगे। ऐसे मिलना ठीक है क्या? पर तुम तो ना जाने किस दुनिया में खोई हो। अगर रोहित की माँ को पता चला तो क्या सोचेंगी? अगर शादी टूटी तो फिर जिम्मेदार तो सब मुझे ही ठहराएंगे। उंगली तो मुझ पर उठेगी ना। बिन माँ की बच्ची को कुछ नहीं सिखाया मैंने, पर तुम कभी नहीं समझोगी। और जाओ जल्दी से खाना बना लो, पापा और तुम्हारे भैया आते ही होंगे। मैं जा रही हूँ सोनू को संभालने, पता नहीं आज क्यों रो रहा है। ठीक है भाभी, आप सोनू को संभालिए, मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, कहकर मीरा हाथ मुंह धोकर रसोई में चली जाती है खाना बनाने। मीरा खुश थी कि उसे रोहित जैसा जीवन साथी मिल रहा है और साथ ही दुखी भी थी कि उसके जाने के बाद पापा का ध्यान कौन रखेगा। पर रोहित का प्यार मीरा को एक अलग ही सुकून दे रहा था। मीरा और रोहित की प्यार की कहानी अब शुरू हो गई है। देखते हैं ये प्यार इन्हें किस मोड़ पर लेकर जाता है।